ठीक है जी। कल हमने कल से मुराद है कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने डेजर्ट को कवर अप किया था और अब हम आज लेक्चर नंबर 8 की बात कर रहे हैं और इसमें हम स्टार्ट लेते हैं टंड्रा बायोम्स। ठीक है। तो अगर आप यकीनन आपके बुक्स होंगी तो आप अपने बुक में 270 पर हैं इस वक्त। ठीक है। टंड्रा बायोम्स की बात आप कर रहे हैं और इसमें हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ भी दिखा देंगे आपको, वहाँ भी दिखा देंगे, बुक में भी आपको अंडरलाइन करवा देंगे। ठीक है। सबसे पहले टंड्रा दरअसल क्या है? Arctic tundra consists of very large area of land, about 5 billion acre, across northern to North America, नॉर्दर्न साइड पर जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ, ये नॉर्दर्न यूरोप और साइबेरिया। टंडरा एक्चुअल होता क्या है? टंडरा एक ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर हमारे पास लोएस्ट रहता है। लोएस्ट कितना रहेगा? यानी अगर यहाँ गर्मी भी है तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये वो एरिया होते हैं जिनमें कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री पर हो, गर्मी में भी। और सर्दियों में तो ये माइनस में चला जाएगा। माइनस में कुछ ऐसी जगह है, सपोज आप ये जो हमारे पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साइबेरिया है आपके सामने, अभी हमने बात की थी थोड़ा सा, अभी हम बात करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं पूरा। तो इस जगह पर -50s में, -50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, तो वहाँ क्या होगा हाल? वहाँ लाइफ बड़ी कम होगी और भी उस वक्त होगी जिस वक्त हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा प्लस में, 10 डिग्री है या 17 है या 18 है। तो 17 18 तो होगा ही नहीं, 10 तक पहुंचेगा। तो 10 भी ऐसा है कि वहाँ जिंदगी चल सकती है क्योंकि 0 तक जाकर फ्रीज होती है। तो यहाँ लाइफ और लाइफ स्पान जो है वो हमें बड़ा कम नजर आता है। प्रोड्यूसर कम होते हैं तो कंज्यूमर भी कम होते हैं। तो टंड्रा को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक हमारा आर्कटिक टंड्रा कहलाता है। ठीक। इसमें हमारे नॉर्दर्न साइड ज्यादा आती है। ठीक है। थोड़ा सा मेरा ख्याल इंटरनेट हमारा गड़बड़ कर रहा है। आवाज़ अगर सही आ रही है तो ठीक है, कि मुझे यहाँ कुछ मैसेज आ जा रहा है। ठीक आ रही है तो फर्स्ट क्लास है। तो ये हमारा दो पोर्शन है टंड्रा बायोम्स के। एक कह रहा था आर्कटिक टंड्रा, वो टंड्रा जो हाई लेटीट्यूड पर हो। ठीक है। हाई लेटीट्यूड, ऊंचाई ज्यादा ना हो लेकिन वो इक्वेटर प्लेट से बहुत ऊपर की तरफ। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या है? यानी ये हमारी जमीन है, ठीक है ना, टेढ़ी बन गई कोई बात नहीं, ये हमारा इसका इक्वेटर प्लेट है। क्या मैसेज आया जी? कोई आवाज सुन साहब, रुक रुक के आ रही है। अब सही हो गई होगी, वो नेट थोड़ा हमारा स्लो नजर आने लग गया था मुझे, इसलिए मैं भी रुक गया था और अब सही हो गया होगा। हाँ जी। आवाज बंद ही हो गई पूरी? बंद तो नहीं होनी चाहिए यार। अब देखें आवाज को, अब ठीक हो गई। तो आवाज हमारी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन उस वक्त होती है जब हमारी साइड से कोई चल रहा हो। हाँ सही आ रही है, कुछ लोगों को सही आ रही है। वो एक बच्चे ने शिकायत की थी बस, जिसने शिकायत की थी, कंप्लेन की थी, नंबर हमारा हसनैन। हसन, आवाज सही हो गई बेटा? तुम तो कह रहे आवाज बंद ही हो गई। अच्छा जी। तो ये हमारा इक्वेटर प्लेट है। इस इक्वेटर प्लेट से आप जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, और जितना नीचे, ये भी ऊपर क्या आएगा, ये नॉर्दर्न होगा वो साउदर्न होगा।
तो यहाँ पर ऊंचाई से मुराद या आगे की तरफ, ऊंचाई से मुराद एक होती है कि पहाड़ है ये, तो ये नीचे, ये ऊपर, और आप ऊपर जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एल्टीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक का फासला, है ना, एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, रुक रुक कर आ रही है तो बेटा हंसना है, तुम अपना नेट को चेक करो। ठीक है, और जमीन की ये जो सतह चल रही है यूं करके, यानी डायरेक्शन बना दो किसी तरफ भी, इस तरफ भी है, इस तरफ, ये हमारी जमीन का क्या कहलाता है? लैटिट्यूड कहलाता है। और जो ऊपर की तरफ आप हाइट पे जाते हैं तो वो आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। तो ये हमारा जो एरिया है वो हमारे आर्कटिक रीजन, यानी आर्कटिक टंड्रा, वो हाई लैटिट्यूड पर है। यानी हम अगर आपको सपोज शो करें तो ये नॉर्थ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल के इस जगह ये हमारा आर्कटिक टंड्रा कहलाएगा। आर्कटिक टंड्रा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आ जाए तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ अ वाइड लैंड विच सराउंडेड द आर्कटिक ओशन। तो इसका मतलब है इसके नॉर्दर्न साइड पर हमारा आर्कटिक ओशन भी मौजूद है। इसका मतलब जो जमा रहता है आमतौर पर, फ्रीज रहता है हमारे तकरीबन 10 महीने 11 महीने साल के, क्योंकि वो पूरा का पूरा वहाँ का टेम्परेचर, जैसे मैंने भी आपसे कहा, इस जगह का टेम्परेचर 10 डिग्री है मिनिमम। ठीक है ना, जिसमें हम कहें गर्मियों में 10 डिग्री है, तो सर्दियों में तो माइनस में। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस एरिया जो पोल है हमारा, ये पोल है हमारा, तो इस पोल पर क्या ढाल होगा? उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो यहाँ का आर्कटिक ओशन आमतौर पर महीने 10 से ज़्यादा फ्रीज कंडीशन में ही रहता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात में? चलिए चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे हमारे पास जनाब आ जाते हैं हम। Whereas in southern hemisphere there are small patches of land around the Antarctic Ocean, जबकि उसी की साउथ साइड पर हम देखेंगे पीछे से घूमकर, तो वहां पर हमें हमारे छोटे छोटे पीस, टुकड़े नजर आए। नॉर्दर्न साइड पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या है? एक बड़ा पूरा वाइड लैंड, पीस नहीं है। और साउथर्न साइड पर, हेमिस्फीयर पर हम देखते हैं तो वहां पर स्मॉल पैचेस हैं। ठीक है, जबकि दूसरी जो हम बात कर रहे थे एल्टीट्यूड पर, तो एल्टीट्यूड पर कह रहा था अंटार्कटिक ओशन के साथ हमारा, और ये बड़ा ही यूं कह रहे हैं कि टिम्बर के हवाले से बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पर जो स्मॉल पैच है, उन पैचेस में छोटी छोटी सी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं, लेकिन बाहर चट्टानें मौजूद हैं, और वहाँ आपको हमारे अल्पाइंस की तरह जिम्नोस्पर्म्स वो बहुत मिल जाते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए हमें बात करनी है तो बड़ा हार्श है। The environmental condition of the tundra are not much favorable for produced and consumers, producers और consumer दोनों के लिए। रुक के आ रही है हसनैन? हसनैन बेटा, तुम्हारा साबुन स्लो है ना, तो क्या करूं? तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है बेटा। अगर रुक कर आ रही सबको ना तो फिर मेरा नेट स्लो होगा, लेकिन तुम्हारी साइट पर ये प्रॉब्लम है अकेले, तो बेटा आपकी जो भी सर्विस है वो ठीक नहीं जा रही, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सर्विस अगर केबल ऑपरेटर है आपका तो उसको कांटेक्ट करें, और अगर पीटीसीएल वगैरह है तो फिर तो इस वक्त पता नहीं कांटेक्ट हो सकेगा नहीं। ठीक है, environmental condition of tundra are not much favorable for producers and consumers, क्योंकि यहाँ हार्श बहुत है,
मौसम ठंडा बहुत, कितना, द टेम्परेचर इज वेरी लो ऑल द टाइम। कोई ऐसा नहीं है कि गर्मियों में धूप पूरी करा। अच्छा, बाज दफा बाज इलाकों में तो 6-8 महीने धूप भी नहीं होती, सूरज भी नहीं चमकता, जैसे नॉर्वे और एक हमारे कनाडा और अमेरिका के दरमियान का इलाका अलास्का, तो वो बड़ा ही अच्छा जी। अपना हसनैन, तुम्हें एक छोटा सा एक्सपीरियंस, एक बच्चे ने हमारे बताया कि सर उन्हें बोले कि दूसरे मोबाइल में क्लास ज्वाइन करके देखें। मैंने भी ऐसा किया। तो अगर आपको आवाज़ अटक अटक कर आ रही है तो सर्विस चेंज नहीं कर सकते, तो मोबाइल चेंज कर लें। तो ऑटोमेटिकली बाज़ दफ़ा मोबाइल जो मेमोरी है, अगर मोबाइल आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसकी मेमोरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, तो वो मेमोरी साफ़ करने का तो इसको टाइम नहीं है, आप मोबाइल चेंज करके ना वहाँ से आ जाए। हाँ, लैपटॉप से ले रहे हैं तो लैपटॉप भी ऐसा कर सकते हैं। और मोबाइल चेंज करना, यानी मोबाइल ले लें दूसरा मोबाइल पर, किसी अपने मोबाइल पर तो होंगे माशाल्लाह। हमारे बच्चों का 2-3 मोबाइल तो होते हैं एक बच्चे के पास, तो एक तो कम से कम होता है ना एटलीस्ट। नहीं तो चाइना मोबाइल तो नहीं है, कोई गैलेक्सी 2020 होगा है। 12 यहाँ तो वही है, मैं आपको से यही कहा कि आपकी केबल ऑपरेटर है तो उसका इशू हो सकता है, वरना फिर पीटी से तो फिर आपसे बात नहीं हो पाएगी। पीटी से वाले तो क्लियरली कोई काम नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ डू नॉट एक्सीड मोर देन 10 डिग्री। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में बात की कि इसका गर्मी के दिनों में भी दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री है, ठीक है, सी है ये। तो सी का तो वो स्मॉल वाला होगा पोर्शन, वो बड़ा लगा है, ठीक है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, while it falls very low in winter and reach up to -57। अब आप मुझे बताएं कि जनाब, तसव्वुर करें कि हमने अभी शायद 2-4 दिन पहले 7 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस किया था, जब सुबह फजर में। लेकिन उस वक्त तो हम अपने अपने रूम में सो रहे थे, तो हमें तो अंदाज़ा नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आप बाहर जाकर उस टेम्परेचर को इंजॉय करने से मुराद है कि देखें, तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त मसले मसाइल वाला है। और अब आप चले जाएं माइनस पर, 7 से 0 पे जाएं, 0 से माइनस में, और माइनस भी कहाँ, माइनस भी हो जो 57। तो आप सोचें इस -57 में आप अगर विदाउट किसी यूँ कह लें कि इन इलाकों में, जैसे मैंने नॉर्वे के इस साइड में आपको दिखाया बताया, और ये हमारा जो अफ्रीका और कनाडा के दरमियान में एक सरहद आती है अलास्का, आगे आती है, ये कनाडा से शायद आगे चली जाती है। ये वो जगह है जहाँ पर -57 तक टेम्परेचर चला जाता है। मगर मज़े की बात बताऊँ आपको, मज़े की बात यह है कि यहाँ सर्दियों में छुट्टियाँ नहीं होती स्कूल कॉलेज। हमारे यहाँ तो सर्दी हुई या नहीं हुई, दिसंबर में छुट्टी हो जानी। अच्छा, क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लिया। यानी वहाँ जो नॉर्मल क्लॉथिंग है वो तो पहनने का तस्वुर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और इस दौरान में, जिस दौरान विंटर चल रहा है, उस दौरान में कोई उनका ये नहीं कि छुट्टियां हो गई, सब घरों में बैठे, नहीं नहीं, सब कुछ चल रहा होता, सब काम हो रहा, ठीक है। और उसके लिए उनके कपड़े, जो क्लॉथिंग है
तो घर वो उनके उसी सिस्टम के मुताबिक बने। कपड़ों में हीटर लगा होता जो बैटरी से चल रहा होता, और इसी तरह बाहर भी, गाड़ी में भी, फिर जिस ऑफिस में या जो घर में गए वहाँ भी हीटर चल रहा है। तो उनका सिस्टम जो है वो उसी तरह बना हुआ है कि वो अगर इस टेम्परेचर पर चंद मिनट, घंटे तो दूर की बात है, चंद मिनट अगर आपका कोई हाथ की उंगली या कोई एरिया बाहर रह जाए, कपड़ों से बाहर निकला, तो वो जरा सी चोट मारेंगे, आप उसको बर्फ की तरह, जैसे कोई चीज टूटती है ना, शीशे की गिलास, ऐसे टूट जाएगी कड़क करके, -57 पर। ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल्ला ने पूछा कि सर लाइफ कितने टेम्परेचर तक पॉसिबल? लाइफ का पॉसिबल होना 0 तक है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 के बाद पॉसिबल नहीं है, और माइनस में पॉसिबल। ये तो हमने अपने आप को चेंज किया है ना, कपड़े कपड़े, हीटर और बहुत सारे हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, लेकिन एनिमल्स, उनको अल्लाह ताला ने फिर दूसरे सिस्टम बना के दिए सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर ओपन एरिया में आप बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जाहिर सी बात है आप फ्रीज हो जाएंगे। आप जब सांस ले रहे होंगे तो हवा जब अंदर जा रही होगी ठंडी, यख, और आपके अंदर जो लंग्स की हवा है, लंग्स की नमी, मॉइस्चर है, वो फ्रीज होने लग जाएगा, और लंग्स फ्रीज हो जाएंगे कुछ देर। ठीक है। तो ये हमें हमसे मुराद है कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो बहुत उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन वो बहरहाल करते हैं, उनका तो सिस्टम है ना। ऐसा तो नहीं कि बस सर्दी हो गई, उनकी तो गर्मी में भी सर्दी है ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई। जो उनकी गर्मियाँ हैं वो भी तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 10 डिग्री, अभी आप अगर बात कर रहे हैं इस वक्त भी, मेरे ख्याल से अगर कराची में, तो 10 पर पहुंचा हुआ होगा, 10 से थोड़ा ऊपर होगा, 12-13 पर होगा। तो ये उनका दिन गर्मियों के हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं सर्दियों में क्या है। इन आर्कटिक टंड्रा हम अगर बात करें तो वे कांस्टेंट डे लाइट इन मिड समर, वेयर्स कांस्टेंट डार्क इन मिड विंटर। क्या मतलब हुआ? मैंने भी आपसे जिक्र किया ना सूरज की रोशनी का। तो आर्कटिक टंड्रा में जो डे लाइट चलती है, दिन में रोशनी सूरज की आपको मिलेगी, चमक मिलेगी, वो मिड समर में जाकर मिलेगी। गर्मियों के स्टार्ट में आपको शायद रोशनी नजर ही ना आए, लेकिन जब गर्मियाँ पीक पर पहुंचे तो उस वक्त हमें सूरज चमकता हुआ मिलेगा। लेकिन वो भी सूरज ऐसा नहीं होगा जैसा हमारे गर्मी में चमक रहा होगा, वो टेम्परेचर ही माइनस, सूरज की कभी भी इतनी खास नहीं। लेकिन बाहर सूरज निकल आएगा। जबकि हमारे जो विंटर है, उस विंटर में आपके पास टेम्परेचर चूंकि माइनस तक पहुंचा है, और उसकी दूसरी वजह सूरज की रोशनी ही नहीं, सूरज का अंधेरा। तो मिड विंटर में वहाँ दिन और रात बराबरी हो जाती है। शायद आपने सुना हो किसी जगह का, यही नॉर्वे का एरिया है जहाँ पर हमारा रमज़ान में, जब वहाँ रमज़ान का टाइम होता है तो वहाँ रोज़ा 16-18 घंटे में पहुँचा होता। भाई सूरज निकलेगा तो फिर सूरज गुरूब होगा, तो वो बड़ा सिस्टम हुआ, 16-18 घंटे में पहुँच जाता। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, the subsoil in tundra below 10 to 20 centimeter is permanently frozen, which is known as permafrost। माशाल्लाह से इतनी सर्दी पड़ रही है कंटिन्यू, तो सॉइल क्या करे? सॉइल तो फ्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो सब सॉइल लेवल 25 से लेकर हमारा 90 सेंटीमीटर, या 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर की जो सब सॉइल होगी,
अपर लेयर है और लोअर लेयर 25 से 90 सेंटीमीटर तक की, वो लेयर फ्रीज हो जाती है। इस फ्रीज लेयर को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ लें परमाफ्रॉस्ट के बारे में, ठीक है। उसमें जैसे अब हम बात करें कि ये हमारी एक लेयर, ये हमारी दूसरी लेयर और ये हमारी तीसरी लेयर। तो ये हमारी पहली फर्स्ट लेयर है सॉइल की। ऊपर वाली जो आपकी लेयर जिस पर हम घूम रहे हैं, फर्श, ग्राउंड एरिया, वो अलग है, उसके नीचे सब सॉइल। तो ये 10 से और 20 तक। फिर इससे नीचे हम चाहें 90 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 90 सेंटीमीटर। तो ये पूरी लेयर जो है ये क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। अब क्या करेंगे जी, अब वो पौधे खास तौर पे जो छोटे हैं उनके लिए तो बहुत ही परेशानी है। क्यों? क्योंकि उनकी तो रूट्स थी यहाँ पर, है ना, तो वो तो गए। जबकि जो बड़े दरख्त हैं वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल सकते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स इससे नीचे भी हैं। नीचे आपको पानी कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा प्लांट को, और प्लांट अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन यानी विंटर सीजन वहाँ गुजारेगा इसी तरह से। तो फिर वो परमाफ्रॉस्ट से नीचे अपने आप को टेम्परेचर नीचे जब लो है और पानी की कुछ क्वांटिटी वहाँ मॉइस्चर की शक्ल में मौजूद है, वो वहाँ से उठा और सरवाइव कर रहा हो, ठीक है ना। तो बहुत हार्ड कंडीशन हमारी रहती है इस पूरे एरिया में ये। लेकिन अगर हम देखेंगे तो माशाल्लाह से खूबसूरती इसकी अपनी जगह पर है और बहुत खूबसूरत आपको जगह मिलेगी, ठीक है जी। ये हमारा टंड्रा इकोसिस्टम है और इसमें हमें दरख्तों की इस जगह पे तो नहीं, क्योंकि माउंटेन पे ये हाई एल्टीट्यूड पर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कम दरख्तों की तादाद मिलेगी। ग्रास लैंड आपको यहाँ मिलेगा। वो आपको सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो फ्रीज है बिल्कुल, तो उस पर बर्फ कुछ, ये एरिया जो बिल्कुल ऊपर वाला है ना, इसको तो हम कहेंगे ये तो बमुश्किल ही फ्रीजिंग इसकी ख़त्म होती है। ये जो 12 महीने फ्रीज ही रहेगा। इसके नीचे वाले एरियाज में फ्रीजिंग जो है वो कुछ महीना, 2 महीने, 1 महीने ख़त्म होती है और वहाँ से बर्फ पिघल कर पानी की तरह ज़मीन के दरिया बनाती है। वाह जी, क्या बात है। देख लें एनिमल बैठे हैं हमारे, और ये एंटीलोप्स जो कि हमारे पोलर एंटीलोप्स कहलाते हैं, इनके बाल, इनके हेयर्स इस सीज़न में, और आमतौर पर ये चूँकि हैं ही यहाँ का रिहायशी, तो इनकी जो बाल हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और घने भी होते हैं। जैसे हमारे पास ब्लैंकेट है तो ये ब्लैंकेट बना दिया अल्लाह ताला ने इनको सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स में आप देख सकते हैं ये कुछ झाड़ियाँ झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, ये अल्पाइंस के दरख्त हैं। तो हाई लैटीट्यूड पर हमें अल्पाइन के दरख्त भी नज़र आते हैं, ठीक है जी। कोई सवाल हमारे पास आ रहा है, एक मिनट में रब कर दूँगा। सवाल है जनाब सर, ये जो बर्फ से पानी आता है वो टॉक्सिक होता है? नहीं बेटा, ये तो बड़ा प्योर पानी होता है, बड़ा ही मज़े का पानी होता है और बड़ा ही सेहतमंद होता है आपके लिए, हमारे लिए। आपने जब भी कभी आप किसी अपर एरिया में जाएं, वहाँ पर आपको
अच्छी पानी की सेहत अफ़ज़ा पानी मिलेगा। ये जो हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर का तो कॉन्सेप्ट वहीं से बना है, ठीक है, वो प्योर वाटर आ रहा होगा। यहाँ पर टंडरा बायोम में प्रोड्यूसर्स ऑफ टंडरा इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पेरिनियल हर्ब्स एंड shrubs। पेरिनियल हर्ब्स एंड shrub कहते हैं जो थोड़े थोड़े से जगह खाली छोड़कर नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का जैसे उस तरह। The predominant plants are grasses, mosses, sage and lichens। तो ये सब छोटे ही हैं, को बड़े बहुत बड़े प्लांट हमारे यहाँ नजर नहीं आएंगे। अल्पाइन नजर आएगा वो कहाँ, वो जब हम लेटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हो तो वहां पर आपको नजर आएगा, ठीक है। कंज्यूमर, अब कंज्यूमर यहाँ कम ही होने चाहिए, क्यों? द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज एरिया इज वेरी लो। जब यहाँ पर प्लांट्स ही कम हैं, ग्रास लाइक हैं, मॉस लाइक हैं, तो कंज्यूमर्स यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। कंज्यूमर लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स आर जनरली माइग्रेटरी। माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि अभी कैंचर लेक में आप जाएं तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में डिफरेंट एक्वाटिक बर्ड्स मिलेंगे, जिनको वाटरफॉल कहा जाता है। ये वाटरफॉल जो हैं वो हमारे नहीं हैं, ये साइबेरिया से आए हैं, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त माइनस में ही टेम्परेचर जा रहा है, बर्फ हर जगह है, जितने भी पानी के रिजर्वायर्स हैं वो सब बर्फ बन चुके हैं। तो ये माइग्रेट करके, हिजरत जिसे कहते हैं, वो करके यहाँ पाकिस्तान और ये कई झीलें इनके लिए फिक्स हैं, इन्होंने अपने आप को क्यों, और आज से नहीं कई हजार सालों से ये मैकेनिज्म चल रहा है, और ये उसी के मुताबिक वहाँ से उड़कर यहाँ तक पहुँचा। और फिर जब मई अप्रैल मई हो जाता है, गर्मियाँ हमारी आ जाती है, वहाँ भी गर्मी आ जाएंगी, लेकिन वहाँ गर्मी वैसी नहीं आएगी जैसे हमारे यहाँ। मगर वहाँ बाहर जो लेक्स वगैरह हैं, रिवर्स हैं, वो लिक्विड फॉर्म में शुरू हो जाएंगे मूवमेंट करना, तो वहाँ चले जाते हैं वापस। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स लेमिंग्स, हॉर्स, रैन, डियर्स, ऑक्सन, आर्कटिक फॉक्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नो आउल्स, फॉक्सेस हैं, व्हील्स, अगर समंदर की साइड वाली हम अंटार्कटिका की बात करें तो वो ये देखें, ये प्लांट्स। तो इस तरह छोटी छोटी सी झाड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग जगह पर आपको नजर आएंगी, ये सीड्स हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ें जो आपने नाम वगैरह कहीं देखे हैं कि नहीं, ये सीड्स, तो उनका जिक्र और तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्या ही प्यारा सा एंटीलोप्स है, ये लेमिंग्स कहलाते हैं, एंटीलोप्स कहते हैं, ये हैर्स, चूहे हैं छोटे, रूडेंट है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो जाती है अगर आपसे टंड्रा इकोसिस्टम का जिक्र किया जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब, और आगे हमारे पास इंसान का रोल इकोसिस्टम में क्या है। इंसान ने इकोसिस्टम के रोल में आज तक तो सिर्फ तबाही ही मचाई है ना? कोई इतना ज्यादा कोई अच्छा काम नहीं किया कि जी हमने बहुत अच्छा काम कर दिया और बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमेशा, इंसान ने अपने सहूलत के लिए, अपनी आप को सेटअप में लाने के लिए, अल्पाइन टंड्रा बेटा यही है ना, जिसमें अल्पाइन टंड्रा वही है
हमारा जो उसमें बायोम वैसा ही है, ठीक है, बायोम भी वैसा है उसमें, क्लाइमेटिक भी वैसे ही है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी, सिर्फ और सिर्फ हमारे हर्ब्स और शर्ब्स के साथ साथ कुछ जिम्नोस्पर्म मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, मैंस रोल इन इकोसिस्टम, मैंस रोल इन इकोसिस्टम इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़रूरी है। इंसान ने क्या किया, अब इंसान की चाहे आप ये जो काम है ये अच्छे कह लें या बुरे कह लें, या इनका फैक्टर जब नज़र आया तो वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था वो एक अलग बात, लेकिन इंसान ने कोशिश अपनी तरफ से अपने आप को भी अच्छा बेहतर करने के लिए और दूसरे काम यानी कि जानवरों या प्लांटेशंस को भी बेहतर करने की कोशिश की। अब सबसे पहला काम जो हमने आज से बहुत अर्सा पहले किया वो पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा बेदरेर इस्तेमाल। पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? पेस्टिसाइड आप कहते हैं कि जनाब वो इंसेक्ट जो स्पेसिफिक क्रॉप पर अटैक कर, लाइक हम वीट या कॉटन है, तो इन पर जब आप क्रॉपिंग करते हैं तो इन पर हमला हो जाता है, डिफरेंट एनिमल्स करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट, लेकिन उन इंसेक्ट का जो सिर्फ और सिर्फ वीट पर हमला करेंगे वो वीट के पेस्ट कहलाएंगे, ठीक है। और जो जनरल इंसेक्ट है वो भी अपनी खुराक लेने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर जब हमने पेस्टिसाइड, इनको मारने वाली दवा जिससे हम पेस्ट को मारते हैं, जब हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल की तो उन्होंने ना सिर्फ उन पेस्ट को मारा बल्कि उन पेस्ट को खाने वाले प्रीडेटर्स को भी मारा। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं समझा दूं, इकोलॉजी में आप हम समझते हैं कि जनाब ये चींटी हमारे किसी काम में नहीं, इसको मार दें, सपोज हम एक आपको वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो चींटी करती क्या है इकोसिस्टम में, वो पूरी चेन को डिस्टर्ब करेगी उठा के। उस चींटी के बड़े काम है इकोसिस्टम में, बज़ाहिर हमने नोट नहीं किया। इसी तरह कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट आप अपनी इकोसिस्टम से उठा लें और आप कहें जी इनको ख़त्म कर देते हैं, ये हमारे लिए बड़ा नुकसान करते हैं, बट अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली हमारे किसी और चेन का हिस्सा हो, और हमारी फूड चेन या हमारी इकोलॉजिकल चेन या फूड वेब ये डिस्टर्ब हो जाएगी। पूरी साइकिल है ना इकोसिस्टम, ठीक है जी। तो ये प्रीडेटर्स हमने मार दिए, मारना हमने पेस्ट को था, तो वो पेस्टिसाइड तो फिर आप तो स्प्रे कर रहे हैं ना, स्प्रे कर रहे हैं तो प्रीडेटर्स बेचारे किसी ना किसी वजह से मर गए। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टेन इज वेरी कॉमन इन पेस्ट विच आर हार्मफुल। अब एक मजे की बात और है कि ये पेस्ट में हम जब दवाई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप में रेजिस्टेंस पैदा करता है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, जैसे हम किसी भी, आप में से किसी छोटे बच्चे को रोजाना एक थप्पड़ लगा दिया करें बिला वजह, ये किसी गलती से, पहले दिन जब थप्पड़ पड़े तो आप हो सकता है आंसू आंसू निकल आए, आप रोना धोना मचा दें, दूसरे दिन तीसरे दिन भी ऐसा ही हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन 20 दिन के बाद आप रोएंगे नहीं और आराम से एक थप्पड़ खा लिया करेंगे, और फिर हम देखेंगे यार ये रो नहीं रहा, अच्छा चलो कोई डंडी से जो स्टिक लगा दो। तब आपको चोट लगेगी तो आप फिर रोएंगे, कुछ अरसे बाद वो स्टिक भी असर कम हो जाएगा और आप अब रोना स्टिक से भी नहीं, आपको रोना आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं जी, आप रेजिस्टेंस पैदा हो गई, एक ही काम आपके साथ जो किया जा रहा है
चाहे वो किसी भी वे में हो। एंटीबायोटिक्स आपको दे दी जाए तो एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया को किल तो करती हैं, लेकिन क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो फिर हमें नई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करनी पड़ती है। इसी तरह हम जब पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा बहुत पहली बार तो नहीं हुआ। जब हमने पहली पेस्टिसाइड बनाई थी तो उसके 10-12 साल बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जी अब इस पेस्टिसाइड का असर कम से कम होता जा रहा है। तो फिर नए कंपाउंड बनाए रिसर्च करने के बाद, फिर उनका भी असर कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये असर कम होता चला। जैसे हम कहेंगे कि मलेरिया इज वेरी कॉमन इन मोस्ट कंट्रीज विच मे बी कंट्रोल्ड बाय ड्रेनिंग swamps or by spray of oil, but introduction of such predators which feed on mosquito larvae is the best biological control. अब बाद में हमने सोचा कि यार हम इससे बेहतर है कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल पे ना चले जाएं। पेस्टिसाइड में हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना उस पर हमें लगाना पड़ता है, तो उससे बेहतर है हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर लें। मसलन हमारा कोई भी एक पानी का रिजर्वायर है, बाहर रोड पर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इस पानी के रिजर्वायर में हमें पता है कि जी मॉस्किटो मच्छर हमारा जो है वो आकर यहाँ अंडे देगा और मॉस्किटो के लार्वी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। ये हमारा लार्वी बन गया। अब हमने क्या करना है जी, अब इसको मारने का एक तरीका हमारे पास है कि हम ऑयल डाल दें इसके ऊपर पानी पर, कोई भी ऑयल, आमतौर पे पुराना ऑयल ही हम लोग पाकिस्तानी तो यूज करते हैं। हमने ऑयल की लेयर बना दी। अब इस लार्वा को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये मर जाएंगे। लेकिन ये ऑयल कहाँ जाएगा, ये ऑयल तो आपकी जमीन पे रहेगा, है ना। तो आपको प्रॉब्लम, पोल्यूशन, सही। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी हम ये परमेथ्रीन एक इंसेक्टिसाइड है वो इस्तेमाल की जाती है, और कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक इंसेक्टिसाइड होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। वो उठाकर यहाँ इस पर पानी में डाल दिया था तो वहाँ भी लार्वा उनसे मर जाता है। तो आपने क्या किया, वो भी पेस्टिसाइड आपकी ज़मीन में जाएंगे, ठीक है। अब उससे बेहतर ये है कि हम ये जो पेस्ट वेस्ट डाल रहे हैं तो हम ऐसा ना करें कि यहाँ कुछ मछलियों को छोड़ दें, फिशेस को। ये फिशेस क्या करेंगी, ये फिशेस इन लार्वा को खा जाया करेंगी। ना आपको ऑयल डालने की जरूरत, ना आपको पेस्ट डालने की, पेस्टिसाइड डालने की, है ना। बच्चे ने सवाल पूछा कल क्या टेस्ट है, कल कौन सा टेस्ट है भैया, बायो की टेस्ट तो नहीं मुझे पता, बायो का तो कल नहीं है तुम्हारा, है ना। कोई और से टेस्ट की पूछ रहे हो तो वो बेटा अपना स्केड्यूल देखो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात हमारी हमने आपसे थोड़ी सी ये कर ली, हम ये कर सकते हैं, और आजकल यही कुछ हो रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल पर बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर जो पोषण है आजकल हमारी दुनिया में, ताकि हम अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पॉल्यूशन जो हो गई है उसको हम कंट्रोल करें। आपने सुना भी होगा अभी अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले कराची का इंडेक्स तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ था पाकिस्तान दुनिया में। और अगर आपने लास्ट लॉकडाउन में देखा हो जब तमाम फैक्ट्रीज, तमाम गाड़ियां और सब कुछ बंद था, तो दुनिया भर में ऐसा हुआ था कि पॉल्यूशन इंडेक्स बड़ा नीचे चला गया। अब उसको कंट्रोल करना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। अब फाइटोप्लैंक्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये आप लोग बता चुके हैं।
If pollutants make oceans unfavorable for them, the large source of oxygen supplier वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ जाएगा, which will have negative effect on human or other living। ठीक है। बख्तावर को, अच्छा, बख्तावर पूछ रही है कल कौन सा टेस्ट आएगा। तो बेटा टेस्ट मैंने कल बता तो दिया था, एमसीक्यूज जो आपका होगा ना, मैं लिख देता हूँ अगेन, आप लोग जो नोट नहीं किया वो कर लें नोट। एमसीक्यूज जो है वो फ्रॉम चैप्टर 11 एंड 12, ठीक है। जबकि जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट है वो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, जो बच गया है चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होने से, वो वहां से आएगा। ठीक है जी, ये सब लोग दोबारा मैंने मैसेज कर दिया, नोट कर लें। तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स पर बुरा असर हमारे लिए ही बुरा, उन पर तो है ही है, वो तो मर गए, लेकिन हमारी दुनिया पर हमारे लिए बड़ा बुरा असर आया। तो इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड में, आफ्टर यूज ऑफ पेस्टिसाइड पेस्ट मे बी डेवलप इन एन इकोसिस्टम, पेस्ट तो फिर रेजिस्टेंस करने के बाद दोबारा पैदा हो जाएगा, बट देयर नेचुरल एनिमीज आर नॉट देयर टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। लेकिन उसके जो प्रीडेटर मरे थे वो बेचारे दोबारा नहीं आ पाएंगे, वो तो रेजिस्टेंस नहीं किया ना उन्होंने, और वो बेचारे खराब हो, उनकी क्वांटिटी कम हुई, तो अल्टीमेटली इनकी रेशियो बढ़ जाएगी अगले सीजन में। अब सबसे जो आपने सुना होगा डीडीटी का नाम, इसको बैन कर दिया गया है पूरी दुनिया में। सिर्फ ये गरीब या अनडेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान है, यहाँ पर ये चुपके से चोरी छुपे इसको यूज किया जा रहा है, क्योंकि डीडीटी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एनिमल और प्लांट दोनों के लिए। और लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था जब इसको यूज किया गया था पेस्टिसाइड के तौर पर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, लेकिन इसके डाइफर इफेक्ट जो थे ना वो बड़ा मुसीबत पड़ेगी, उन्होंने बड़ा मारा है एम्फीबियंस को, और एम्फीबियंस की वजह से रेप्टाइल्स मरे हैं, रेप्टाइल्स की वजह से हमारे दूसरे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुए हैं, और ये अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन में भी आया, क्योंकि प्लांट में गया तो प्लांटेशन, जो भी प्लांट आप खा रहे हैं वो आपका चला गया, तो ये हमारे लिए बड़ा मुसीबत आ। ठीक है, तो इसीलिए इसको बैन किया गया। द ऑर्गेनिक क्लोरीन 1 part per million reduce the fertility of eggs, while 30-40 parts per million are lethal to birds। ये ऑर्गेनिक क्लोरीन, इसमें क्लोरीन भी होती है ना डीडीटी में, तो ऑर्गेनिक, अब हम जो है वो क्लोरीन वाटर भी यूज करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, क्लोरीन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्लोरीन का मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो। आप लोगों ने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा और सेकेंड ईयर में पढ़ा हो ना, वो एक कौन सा रिएक्शन जिसमें क्लोरीन, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, है ना, तो उस टाइप की जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म में हैं, उनकी बात हो रही है। क्लोरीन वैसे डायरेक्ट गैस हो तो वो भी हमारे लिए नुकसान है, लेकिन क्लोरीन की थोड़ी क्वांटिटी जो कि हमने पानी में डालकर पानी की जरासीमों को मारने में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती इनऑर्गेनिक क्लोरीन। ठीक है जी, एक मिसाल आपको दे रहे हैं कि इसका एक पार्ट पर मिलियन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है फर्टिलिटी, परिंदों में या एम्फीबियंस में या रेप्टाइल्स में, जो बर्ड्स में एग्स को फर्टाइल करने की सलाहियत है वो 30-40% कम हो जाती है, सॉरी रिड्यूस हो जाती है। और अगर इसका पार्ट 30 से 40% पार्ट अगर पर मिलियन
यानी 1 मिलियन में 30 से 40 मॉलिक्यूल है ना, और 1 मिलियन में एक मॉलिक्यूल, तो वो फर्टिलिटी रिड्यूस कर देता है। और अगर 30 से 40% है तो वो लिथल टू बर्ड्स, बर्ड्स के लिए जानलेवा। The excessive use of pesticide is not only harmful for birds but also for plants and animals. तो पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ परिंदों के लिए नहीं बल्कि हमारी पौधों के लिए भी बड़ा हार्मफुल है। और ये बायो जियो केमिकल साइकिल्स को भी डिस्टर्ब करता है। Pesticides kill the bacteria which convert ammonia into nitrites and nitrates. अब ये हमारे लिए बड़े यूजफुल बैक्टीरिया हैं दोनों के दोनों, जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाते हैं। ठीक। अब पेस्टिसाइड जो हमने डाले हैं उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हमारे ये बैक्टीरिया मार दी, तो हमारे प्लांट्स के लिए भी बड़ा मसला हो गया। ठीक है। ले जी। अब इसमें हमारे यहाँ पर तो नहीं, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है और वो है एनर्जी फ्लो का। तो वो मेरा ख्याल मैंने उसकी स्लाइड में नहीं बनाया, लेकिन वो इजी सा टॉपिक है और आप बड़े आराम से उसको डिस्कस कर सकते हैं। बुक में पेज नंबर 273। ठीक है, आ गया सब 273 पर। ये है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब जो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी है वो कैसे हमारा मूवमेंट कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है। हमारे पास सबसे पहले हमारा कौन, प्रोड्यूसर, पी फॉर प्रोड्यूसर, क्या प्रोड्यूस करता है जी, एनर्जी, है ना, एनर्जी प्रोड्यूसर। इसके पास एनर्जी कहाँ से आई, इसके पास प्रोड्यूसर के पास कहाँ से आएगी, इसके पास लाइट। कौन सी लाइट, सूरज की रोशनी। तो इसने उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी किसने इस्तेमाल की, ये एनर्जी इस्तेमाल की जनाब पहले कंज्यूमर, कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इसे किसने लाया, इसने जो लिया वो सेकेंडरी कंज्यूमर, एस सी लिख दिया। इसमें से कुछ एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर ने मिली, और फिर ये सब कहाँ गए, ये भी उनकी डेथ हो गई। डेथ होने पे क्या होता है, ये सब कुछ बायोलॉजिकल जो हमारी जियोलॉजिकल साइकिल्स हैं उनमें चले गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमें नजर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, इसे आप बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। लाइफ की एनर्जी का पूरा फिनोमिना, और ये लाइफ की एनर्जी एक दूसरे से पास होकर कैसे जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हमने जो एक सिंपल सा इकोसिस्टम पढ़ा था उसमें आपके सामने ये सब पेज 77 और 88 का टेस्ट होगा। अरे मेरे बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं, बच्चा बच्चा ही होता है, अभी बता देते हैं बच्चे। अल्लाह भला करे तुम्हारा, अच्छा कि हमने बता दिया ताकि बच्चों को ये भी कंफर्म हो जाए। जी बेटा बिल्कुल सही कहा आपने, पेज नंबर 77, 77 का, जी जी हार्मोन से, हाँ बस सही, बिल्कुल सही कहा जी बख्तावर ने, पेज नंबर 77 से पेज नंबर 80। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी की। कभी आपसे पूछ रहे शॉर्ट में, ये आपको कोई याद में हल करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर इकोसिस्टम पढ़ लिया है।
ये सिस्टम में ही तो एनर्जी जा रही है ना, इसी तरह फ्लो होती है। ठीक है जी, चलें, छोटी छोटी सी एमसीक्यूज हैं, बहुत आसान आसान सी, और पेज नंबर 274 पर निकाल लें ताकि आप चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं और फिर नया चैप्टर आज देखते हैं। अगर शुरू करने का मूड है तो शुरू करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम में शुरू कर लेंगे 5वां चैप्टर, उसका इंट्रो दे देंगे आपको। जी, सब हैं जी 274 पर। द प्रोड्यूसर्स ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम्स आर, माशाल्लाह। कौन जवाब दे रहा है जी इसका? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो बरा, जितना चैटिंग करते हो लोग स्पीड से, ऐसे जवाब दिया करो। हाँ जी, कौन जवाब दे रहा है? प्रोड्यूसर्स ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम्स आर, जल्दी से। फाइटोप्लैंक्टन, सईदा रीबा, वेरी गुड जी। पॉन्ड इकोसिस्टम में आपका हो गया फाइटोप्लैंक्टन। द सॉल्ट कंसंट्रेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट का आंसर है सी, फाइटोप्लैंक्टन। मोहम्मद हसान को भी गुड जी, वेरी गुड। सेकंड हमारा है एमसीक्यू, द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी इज जनरली, हमारे समंदर की सॉल्ट कंसंट्रेशन जनरली क्या है? 3.5, बिल्कुल ठीक जी, 3.5 थी हमारे पास आंसर है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन टंड्रा डू नॉट एक्सीड, ये तो अभी तो हमने बताया है, क्या है? 10 डिग्री ए, अर्शमान अहमद, ठीक है बेटा। और मोहम्मद खान ने दोबारा बताया, साकिब ने भी बोला, वेरी गुड, 3 के लिए। द कूल डिजर्ट इज इन, कूल डिजर्ट कहाँ है जी? पाकिस्तान, इंडिया में, चाइना, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इजिप्ट में। नंबर बी, बी चाइना और अमेरिका में। चाइना में कूलेस्ट है, मंगोलिया। नंबर फिफ्थ है कि इन ग्रास लैंड बायोम्स द रेनफॉल इज यूजुअली बिटवीन, ग्रास लैंड में हमारे जो बरसात होती है वो यूजुअली, खैरियत, वो कितनी होती है? थैंक यू। वो कितनी होती है? 20 से 30%, बिल्कुल सही जी। अर्शमन ने जवाब दिया है, डबल, बल्कि 3 गुड होगा अर्शमन के, 2 गुड होगा क्या? पहले हम जब छोटे होते थे इतना खुश होते थे जब गुड मिलता था है बच्चों को, और फिर हम घर आके अपनी अम्मी अब्बू को जवाब देते थे। क्या ऑप्शन दिया तो 20 से 30? हाँ, हमारी बुक में शायद इसकी नोट हमें देखना पड़ेगी, रीडिंग कुछ और होगी। 30 से 75, तुम्हारा गुड वापिस दे दिया भाई, 30 से 75 है ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर। ग्रास लैंड का इन्होंने गलत दिया हुआ, ठीक है। तो 25 से 75 जो दिया ना उसको 30, 25 30 एक ये बात है, कोई मसला नहीं, 5 ऊपर नीचे हो जाता। इन डिजर्ट टेम्परेचर में भी रीच अप टू, टेम्परेचर कहाँ तक चला जाएगा? नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, नंबर 6, 70 तक। क्या करवा रहे हो भाई असम? चलो जी, एक ने बोल दिया, अब्दुल्ला ने 60। हाँ जी, 50%, परसेंट नहीं बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड। अरीबा, डेजर्ट का टेम्परेचर हमारा कहाँ तक चला जाएगा? 50 को क्रॉस कर देना चाहिए, है ना। और 50 को क्रॉस करने का मतलब होता है कि जनाब जिंदगी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई, और इतनी डिस्टर्ब कि पॉसिबल नहीं होता कि वहाँ ज़िंदगी चल पड़े। क्योंकि अगर आपको याद हो चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में, तो आपने कहा था कि माइनस से पहले यानी कि 0 पर हमारा लाइफ फ्रीज हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाते हैं। इसी तरह 50 को क्रॉस करते हैं अगर, तो ज़िंदगी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंजाइम्स
डैमेज हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद चलता है 7 नंबर पे। 7 नंबर पर द स्टोरीज आर प्लेस वेयर। स्टोरीज जो है वो हमारे ऐसा पानी का रिजर्वायर होता है, ठीक है, जहां पर एक छोटी जगह से लेकर बड़ा है, दोनों साइज हो सकते हैं, और इसमें पानी का रिजर्वायर अपने एनिमल्स और प्लांट्स को एक तरह से हैबिटेट प्रोवाइड करता है। अब ये बनते कैसे हैं? बनते ऐसे इनमें ऐसे हैं कि जब समंदर दरिया का पानी आ रहा होता है, दरिया का पानी वो समंदर में गिर रहा होता है, तो उससे पहले पहले दरिया आस पड़ोस यानी छोटे मोटे इलाकों में, छोटी मोटी जगह पर जो थोड़ा सा नीचे है गड़े में, वहां पर पानी छोड़ देता। समंदर जो है ना, वो हमारा समंदर पानी को पीछे फेंकता है। जब दरिया अगर गिरता है, समुद्र से टकराता है, तो समुद्र पानी को बाहर फेंकेगा। तो उसकी वजह से दरिया का यहाँ पर बहाव जो है वो टकराने की वजह से और ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, और वो थोड़ा सा फैल कर साइडों में चला जाता है। तो रिवर मीट सी, जहाँ पर समुंदर से दरिया मिलेगा उस जगह पर स्टोरीज बन जाती है। यहाँ पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ मिक्स पानी भी होता है। द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन सरफेस ऑफ अ रिवर इज, सरफेस ऑफ द रिवर यानी पानी में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी? मोर देन 10? ना ना, इतनी ज़्यादा नहीं, 5%। नंबर 9 है विच ऑफ द बायोम हैज बीन इंक्रीज इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इनमें से कौन सा बायोम ऐसा है जो हमारे ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से बढ़ता जा रहा है? ना हंसा, तुम क्या कर रहे हो? आपसे मुराद है कि इंसान क्या कर रहा है आजकल? इंसान तबाह कर देता है ना? किसको? पॉल्यूशन बढ़ा रहा है ना, तो हमारी जमीन बंजर होती जा रही है। तो कौन सी चीज ज्यादा डेवलप होगी? सवाना, ग्रासलैंड, डेजर्ट, या फिर कॉनिफर? वेरी गुड जी, हरी मिजाज में बात समझ गए। डेजर्ट, रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है हमारी एक्टिविटी की वजह से। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम मिकदार में आपको मिलेगा? सवाना है, टंड्रा है, ग्रासलैंड है, या डेजर्ट है? क्वांटिटी जो है हमारी, बिल्कुल सही कहा, न्यूट्रिएंट्स जो है हमारा सी बी में, सॉरी, टंड्रा में जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी मकदार बहुत कम हो जाती है, तो फ्रीज हो जाते हैं ना। तो फ्रीज हो गए, जम गए, तो मकदार हमारी कम हो जाती है, और वहाँ वैसे भी प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोड्यूसर्स कम है, ऐसा ही है। ठीक है जनाब, तो आज मेरे ख्याल से पेपर चैप्टर शुरू करें, नहीं रहने दें, छुट्टी करना? चलो जी, फिर ऐसा करते हैं कि आज जब मज़ा नहीं आएगा फिर चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट में हम चैप्टर पूरा न्यू इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो हम इंशाल्लाह जो है चैप्टर को स्टार्ट लेंगे। 8 MCQs कौन सा है जी? 8, देखते हैं कि बेटा कौन सा था, कहाँ गया कहाँ गया। 5% नंबर बी। ठीक है जी, तो बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, और कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल कर सकते हैं, और बाकी सबके लिए अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, और अल्लाह ताला उनको अपनी ज़ुबान में रखे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और अल्लाह की रहमत के साथ में।